जितने भी ममालिक हैं 300 ममालिक है, उसमें से हमारे मुल्क को जानता कौन है? 50% भी नहीं जानते हमारे मुल्क को। पाकिस्तान का नाम कहीं लेना पसंद नहीं करते। हाँ, क्यों? इसी वजह से कि वो सब समझते हैं कि ये पासपोर्ट ही जो है हमारा, वही नहीं जब देखते हैं तो उसी वक्त दूर फेंकते हैं कि इसलिए कि हमारे मुल्क के यही समझते हैं कि चोर पाकिस्तानी सारे चोर हैं। तो पॉलिसीज़ की सस्टेनेबिलिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट्स का आपस में ही अभी तक 70 ईयर्स हो गए, हम ये डिसाइड ही नहीं कर सके यहाँ सिविल रूल होगा या मिलिट्री रूल करेगी। तो ये बेसिकली यही फ़र्क है। इंडिया ने अपनी पॉलिसी शुरू से ये बनाई है, सिविल गवर्नमेंट्स उनकी काम कर रही हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, अपनी पॉलिसीज़ को सस्टेन किया। और अगर वो कोई भी गवर्नमेंट आती है लेकिन पॉलिसीज़ उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वही तकरीबन चलती हैं। हमारे यहाँ तो कोई पॉलिसी, जब भी कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी को वैसे ख़त्म कर दे। जब मिलिट्री आ जाएगी वो मिलिट्री सारी सिविल गवर्नमेंट्स की पॉलिसी को इसलिए एजुकेशन पे उस पर जो है ना, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो उन्होंने मेहनत किया है, मेहनत के फल उसको तो मिलना ही चाहिए। जैसे उन्होंने मेहनत की है, मैंने पिछली दफ़ा जो है ना अपने वो साथ वाले हमसाए के जैसे वो जंग थी ना अमेरिका के साथ, तो वहाँ पे जो है ना डॉक्टर को देखें, जो बड़े बड़े डॉक्टर जैसे इंग्लैंड के टॉप डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे मैंने इंडियन डॉक्टर को भी देखा है कि वो भी उनसे कोई कम नहीं थे, टॉप थे वो भी। तो उन्होंने जो मेहनत उन्होंने की है, जो सिला है, उसको मिलना ही चाहिए। इंडिया इज़ वेल। वज़ीर-ए-आज़म वगैरह ईमानदार हैं, हमारे मुल्क के सारे चोर हैं। मुल्क के सब चोर हैं जो वज़ीर आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म आए हैं। इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, उसके बाद जरदारी हो गया। कोई नई हुकूमत लाएँ, नए बंदे सामने लाएँ। वो इमरान खान के पास वही सारी कैबिनेट है जो पीपल पार्टी के पास थी, वही सारी कैबिनेट है जो नवाज शरीफ के पास थी, नवाज शरीफ के पास वही सारी कैबिनेट है जो पीपल पार्टी के पास थी। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको क्या रीजंस लगती हैं कि दिन ब दिन जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और अब उनकी इकोनॉमी ट्रिलियंस में चली गई है, उन्होंने जापान को बीट कर दिया है। ऐसी क्या खूबी है उनमें जो वो इतना आगे बढ़ी जा रहे हैं? आपको रीज़न बता तो दिए, हुक्मरान ईमानदार है, हुक्मरान ईमानदार है, और क्या रीज़न होगी? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितनी तेज़ी से इंडिया जो है आगे बढ़ रहा है, जापान को इकोनॉमी में पीछे छोड़ दिया, आपको क्या लगता है एक दिन चाइना को भी पीछे छोड़ देगा? सकता है, क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि उनके हुक्मरान ठीक हैं, उन्होंने अपना पैसा नहीं बनाना, अपने अकाउंट्स नहीं बनाने, अपने जायदादें नहीं बनानी, बस यही आपको रीज़न है। अच्छा, और आपको क्या रीज़न लगती है कि जो तमाम ममालिक हैं वो इंडिया में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं, इंडिया को ऑफ़र देना पसंद कर रहे हैं? अभी रिसेंटली ईरान ने भी ऑफ़र दी है इंडिया को। आपको नहीं लगता कि हम लोगों को भी ऑफ़र करानी चाहिए ताकि हम लोग भी थोड़ा आगे बढ़ें, चाहे तर्स खा के, क्योंकि हमारी तो पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। जितने भी ममालिक हैं 300 ममालिक है, उसमें से हमारे मुल्क को जानता कौन है? 50% भी नहीं जानते हमारे मुल्क को। पाकिस्तान का नाम कहीं लेना पसंद नहीं करते। हाँ, क्यों? इसी वजह से कि वो सब समझते हैं कि ये पासपोर्ट ही जो है हमारा, वही नहीं जब देखते हैं तो उसी वक्त दूर फेंकते हैं कि इसलिए कि हमारे मुल्क के जो यही समझते हैं कि चोर पाकिस्तानी सारे। अच्छा, जितनी तेज़ी से इंडिया जो है अपने इकोनॉमी बूस्ट अप कर रहा है, अभी तो उन्होंने जापान को पीछे छोड़ा, आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया जो है वो चाइना को भी बीट कर पाएगा इकोनॉमी वाइज? नहीं, चाइना को तो शायद ना बीट कर पाए। इंडिया की आबादी के हिसाब से देखें, चाइना इंडिया तकरीबन इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन चाइना ज़्यादा, उसकी डेवलपमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है, इंडिया शायद उससे कम्पीट नहीं कर पाएगा। लेकिन डेफिनेटली वो इस रीजन में इंडिया का एक रोल होगा और इंडिया वो रोल ऑलरेडी भी अदा कर रहा है। और उसको एज है कि पॉपुलेशन की वजह से सारी डेवलपमेंट्स भी सब वहीं जा रही होती हैं। हमारे यहाँ चूँकि उतने लोग डेवलपमेंट्स के लिए नहीं आ रहे होते। क्यों नहीं आ रहे होते हमारे लोग? देखिए, पॉपुलेशन का फ़र्क है। वहाँ अब यहाँ 22 करोड़ की आबादी है, वहाँ 1.2 आप कह लें बिलियन की आबादी है, तो वहाँ इन्वेस्टर को वहाँ आप वो फैसिलिटेट भी करते हैं। वैसे सिर्फ पॉपुलेशन का मसला है या उनकी पॉलिसीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं? पॉलिसीज़ तो डेफिनेटली होती हैं तो इन्वेस्टर आता है ना, पॉलिसीज़ अच्छी हैं तो इन्वेस्टमेंट आ रही है। जी बिल्कुल, इसकी मेन रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं।
इंडिया लीड कर रहा है टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में। उन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव्स आइडियाज़ को लेके आया है और मार्केट ट्रेंड्स को देखें तो इकोनॉमी में उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो मेरा ख्याल है ये बेसिक रीज़न यही है कि उन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड अपने एरियाज़ को, अपने सर्कल को वाइडन किया है, ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि इकोनॉमी में, पॉलिटिकल सेक्टर में डेमोक्रेसी नंबर 1 कंसिडर किया जाता है इंडिया को। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो यही होती हैं कि मैसेज को आगे लेके आया जाए और उनको फैसिलिटेशंस दी जाएं। तो मेरा ख्याल है कि यही इसकी रीजंस हैं जिस वजह से इंडिया ने जापान को लीड किया है। इंडिया ने इकोनॉमी में ट्रिलियंस को टच कर लिया है, और आपको ऐसी क्या वजह लगती है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर इंडिया को ऑफ़र करवा रही हैं? उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। जैसे हम डिफरेंट अफेयर्स में देखें तो इंडिया ने एक छोटे छोटे सेक्टर्स को प्रमोट करना शुरू किया है और मुख्तलिफ कंट्रीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे इनवाइट किया है। उनके मीडियाज़ ने बहुत ज़्यादा, उनके मीडिया ने रोल प्ले किया है कि वो इनवाइट करें। इंडिया बता रहा है कि वो किस तरह कंडक्टिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है और ना सिर्फ उनको प्रोवाइड करता है बल्कि उनको फैसिलिटेशंस में इनोवेटिव आइडियाज़ और डिफरेंट किस्म के स्टार्टअप्स बिल्ड किए हुए हैं, जिस वजह से वो उनकी इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्पेरस। रीज़न है वो ये है कि इंडिया ने अपने आप को सॉफ्ट स्किल्स में बहुत डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल आप इस वक्त गूगल का करंट जो है वो देख लें, सीईओ देख लें, वो सुंदर पिचाई। उसके अलावा उनका साइज़ ऑफ मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है। तो उनकी जो बिज़नेस एक्टिविटी, आप तो इकोनॉमिक ग्रोथ या उनकी ओवरऑल साइज़ को कंपेयर करें तो फिर तो जापान उनसे कहीं छोटा है। और इंडिया अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो एक बहुत बड़ी जो है ना वो स्टेट रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिसोर्सेज एज वेल। उसके अलावा अगर आप बात करें तो वो ये है कि इंडिया ने जो रिसेंटली बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल पूरी जो है वो यूएई आप देख लें, पूरी अरब वर्ल्ड देख लें, मिडल ईस्ट, उसके अलावा अफ्रीका, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक रीच है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। जिस तेज़ी से वो तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान को और चाइना को भी इस सिलसिले में देखना चाहिए कि पाकिस्तान को ख़ास तौर पे ना सिर्फ नेबरिंग कंट्री के तौर पे बल्कि उसको एनिमी के तौर पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स जो भी हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए और अपनी कंट्री को भी आगे लेके। मुझे बताएं कि हम लोग की इकोनॉमी क्यों नहीं बूस्ट अप हो पा रही? अब देखें, हम सबसे बड़ी रीजंस उसके डेट हैं, इंटरनेशनल डेट्स, जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और ट्रांसफॉर्म भी इस तरह से नहीं हो पा रही ना जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि वो बाउंड हैं और सर्टन लिमिटेशंस के अंदर परफॉर्म करने में। दैट्स वाई पाकिस्तान इज़ नॉट एक्टिंग लाइक इट मस्ट बी या इट शुड बी। तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो प्रॉस्पेरस कंट्री नहीं बन पा रहा, क्योंकि इंटरनेशनल डेट है, फिर इंटरनेशनल प्रेशर्स है, फिर उसकी सॉवरेनिटी को बहुत सारी जगहों पे थ्रेट्स हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि इकॉनमी। और फिर एक और चीज़ है कि यहाँ पे छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट नहीं किया जा रहा, इस तरह का कंडक्टिव एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा, जिससे। तो दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी अब 3.1 ट्रिलियन की बन चुकी है। तो इसको लेकर पाकिस्तानियों का क्या कहना था उसको तो आपने देखा। अगर कहा जाए इंडिया की और पाकिस्तान की इकोनॉमी की कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, पाकिस्तान हमसे बहुत नीचे है। जो IHS मार्केट की रिपोर्ट आया है उसमें यह दिखाया जा रहा है कि अगर इंडिया इस तरह से बढ़ोतरी अपनी इकोनॉमी में करता रहेगा तो 2030 तक वो जापान को भी पीछे छोड़ सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होगा भारत के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बताया था कि 2025 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हासिल करने जा रहे हैं, वो लगभग हम हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इंडिया 2030 तक 8 ट्रिलियन इकोनॉमी की बन जाएगी। तो लगभग 2025 तक हम 4 ट्रिलियन के ऊपर तो जा सकते हैं। तो इस अगर हम बात करें कि हम इतनी सफलता कैसे हासिल कर रहे हैं इकोनॉमी को लेकर, तो इसकी बहुत बड़ा श्रेय जाएगा डिजिटल लिबरेशन को। 2016 में हमारा डिजिटल लिबरेशन लगभग स्टार्ट हुआ था, और ये मतलब अगर कोरोना काल नहीं आता तो भारत इससे भी और ज़्यादा बढ़ोतरी करता। लेकिन जब कोरोना काल है तब वेस्टर्न इंडस्ट्री की इकोनॉमी डाउन हो रहा है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितनी भास्ट हो रही है। इनको भी ये कड़ा टक्कर भारत देगा जब वो जापान को सरपास कर जाएगा, क्योंकि तब हमारे पास पैसा होगा और हम और भी ज़्यादा, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया और भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, उसमें भी हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में अगर कुछ सुझाव देना है तो जरूर दीजिए। और हम मिलते हैं अगले एक वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।